हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज जोगी एक बार फिर से आपका आदर्श एजुकेशन ग्रुप पर स्वागत करता हूं। आदर्श एजुकेशन ग्रुप के अंतर्गत आपको सरफेस कैरियर इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑनलाइन क्लासें उपलब्ध कराई जाएगी। मैं यहां बात कर रहा था 12 फिजिक्स के लेसन नंबर फर्स्ट की। इसका नाम है विद्युत क्षेत्र। आज हम इस लेसन का अंतर्गत जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है आवेशों के निकाय के कारण। आवेशों के निकाय के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। टॉपिक का नाम है दोस्तों अपने आवेशों के निकाय के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। आवेशों की निकाय क्या होता है, इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किस प्रकार से अपन बात ज्ञात करेंगे, उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे। आप देखो, मान लो एक बिंदु क्या स्थित है P, कई सारा आवेश स्थित है। एक आवेश स्थित है Q1, Q2, जहाँ मैं Q1 ले लेता हूँ ताकि अच्छा बन जाए। मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। इसी प्रकार एक आवेश स्थित है जिसका नाम होगा Qn, n आवेश। इस बिंदु Q1 इसका स्थिति सदिश होगा R2, इसके लिए स्थिति सदिश होगा R1। Q1 का स्थिति सदिश क्या होगा, दूरी भी मान सकते हो आप इसे। इसका स्थिति सदिश होगा R3 सदिश। और इसी प्रकार nवें आवेश का स्थिति सदिश कितना Rn। Q1 के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कितना होगा, Q1 के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कितना होगा, E1 सदिश। ठीक है दोस्तों, Q2 के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कितना होगा, E2 सदिश। Q3 के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कितना होगा, E3 सदिश। तो इसी प्रकार n वे आवेश का उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, En सदिश। ठीक है दोस्तों, बिंदु चित्र के द्वारा अब मैं आप लोगों को समझा देता हूं, आपको चित्र को भी नोट करना है, आप ध्यान समझना। बिंदु P लिया, बिंदु P पर Q1, Q2, Q3 ऐसे बहुत सारे आवेश है। कितने आवेश स्थित है, n आवेश स्थित है। इन आवेशों के निकाय के कारण, संपूर्ण आवेशों के निकाय के कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान अपन को ज्ञात करना है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या ज्ञात करेंगे कि Q1 के द्वारा P पर कितना विद्युत क्षेत्र लग रहा है, Q2 के द्वारा कितना विद्युत क्षेत्र है, Q3 के द्वारा कितना विद्युत क्षेत्र है। इसी प्रकार n आवेश के कारण कितना विद्युत क्षेत्र है। इन सभी विद्युत क्षेत्रों को अगर मैं जोड़ दूं तो परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान अपने ज्ञात हो जाएगा। तो आवेशों के निकाय का उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन लोगों ने चित्र बनाया। अब मैं आप लोगों को चित्र के बारे में बता देता हूं। चित्रानुसार बिंदु P पर बिंदु आवेश Q1, Q2, डैश Qn के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्रमशः क्या क्या है, E1, E2, E3, डैश En है। हमें बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के सदिश योग के बराबर होता है। तो आप लोग सबसे पहले चित्र को नोट कीजिएगा। अब मैं इसके बाद इसके नीचे चित्र के बारे में लिखवाने वाला हूं। तो दोस्तों, हम चित्र के बारे में लिखने वाले हैं, तो इस चित्र को हटा देते हैं। चित्र के बारे में लिखना आप, चित्रानुसार बिंदु P पर बिंदु आवेश Q1, Q2, Q3 डैश Qn अलग अलग
विद्युत क्षेत्र, अलग अलग विद्युत क्षेत्र, अलग अलग विद्युत क्षेत्र क्रमशः क्या क्या है, Q1 के कारण तो विद्युत क्षेत्र का मान मैंने तुम्हें बताया E1 सदिश कोमा E2 सदिश कोमा E3 सदिश डेट डैश En उत्पन्न कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान इन सभी विद्युत क्षेत्र के सदिश योग के बराबर होता है। अर्थात मान लो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, E सदिश के रूप में लिखना है दोस्तों। तो E सदिश का मान कितना बिंदु P पर कितना आएगा, Q1 के कारण उत्पन्न कितना है, E1 सदिश प्लस E2 सदिश प्लस E3 सदिश प्लस डेट डेट डैश प्लस कितना आएगा, En सदिश। दोस्तों तो ये समीकरण परिणामी विद्युत क्षेत्र को बताती है। समीकरण नंबर 1, अगर मैं E1, E2, E3, En का मान लिख देता हूं, यहां पर क्या है En का मान लिख देता हूं तो अपने पास संपूर्ण परिणामी विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं E1 का मान बताऊंगा, फिर E2 का मान बताऊंगा, फिर E3 का मान बताऊंगा, फिर अपन En का मान अपन लोग लिखने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले अपन ने बिंदु आविष्कार उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात किया था। मैं आप लोगों को एक बार फिर से लिख के बता देता हूं उस चीज को, ताकि आप इसे लिखने में प्रॉब्लम ना आए। देखना दोस्तों, कल जो हमने पढ़ा था कि बिंदु आविष्कार उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र अपन लोगों ने ज्ञात किया था, इस बराबर 1/4πε0 और ज्ञात किया था Q/r²। दोस्तों इस 1/4πε0 को मैंने बताया था K भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, K। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं K पूरे की जगह Q/r²। ध्यान रखना 1/4πε0 का मतलब होता है K। मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, जिसे अपन ने कूलाम नियतांक भी बोला था। दोस्तों ध्यान देखना, समीकरण नंबर 1 के बाद मैं समीकरण नंबर 1 में संपूर्ण मान रखूंगा। देखना ध्यान से दोस्तों, E बराबर E सदिश इक्वल टू, ध्यान से देखना। अब अपन सबसे पहले E1 का मान रखें, तो मैं आप लोगों को यहाँ लिख के बताना। देखो दोस्तों E बराबर कितना निकाला था अपन ने, 1/4πε0 Q/r²। देखो E1 का मान निकाले तो कितना आएगा, 1/4πε0। अब देखो यहाँ E1 है और आवेश की जगह कितना आएगा, Q1, और यहाँ कितना आएगा दोस्तों, R1। दोस्तों यहाँ देखना सदिश के रूप में है, तो मैंने सदिश के रूप में आप लोगों को लिखकर बताया था। सदिश का चिन्ह लगा देते हैं और साथ में क्या करते हैं अपन, केप जरूर लगा देते हैं। केप लगाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, मोड लगाना आप लोग, स्क्वायर लगाना, और क्या बनेगा यहाँ पर R1 केप। दोस्तों प्लस फिर इसी प्रकार E2 के लिए बात करेंगे तो कितना बनेगा, 1/4πε0 कितना आएगा, Q2/R2, और यहाँ पर कितना आएगा R2 के प्लस। इसी प्रकार मैं 3 के लिए बात करूंगा, 1/4πε0 कितना आएगा, Q3 में आएगा R3, फिर वही मोड लगाना है और यहाँ पर आएगा R3 के ऊपर केप प्लस डेट डेट डैश प्लस। इसी प्रकार आप लोगों को दिख रहा होगा n के लिए याद करेंगे तो कितना बनेगा, 1/4πε0 यहाँ पर आएगा दोस्तों Qn, यहाँ पर आएगा मोड के अंदर Rn का स्क्वायर और यहाँ पर आएगा Rn केप। दोस्तों मैं इस चीज को एक सिंपल से रूप में लिख देता हूँ, आप उस चीज को नोट कर लेना। आप सबको पता है इस पूरी समीकरण में से कुछ कॉमन आ रहा है। देखो दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर Q1 का मान मैंने 1 रखा,
ये E1 का मान है, ये E2 का मान है, ये E3 का मान है और ये यहाँ पर En का मान है। दोस्तों इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ चुका है। तो क्या बनेगा अपने पास, कोष्टक के अंदर क्या बचा, Q1 आया, अपॉन में कितना आएगा R1, मोड के अंदर कितना स्क्वायर, यहाँ बचा R1 के, प्लस Q2 बचा, कितना आया R2 बचा, स्क्वायर है बेटा ध्यान रखना, ये R2 के, प्लस Q3 आया R3। दोस्तों ये वीडियो आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखोगे, क्योंकि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात किया। जिस बच्चे ने पहले वाली वीडियो देखी है उसको आसानी से पता हो जाएगा कि ये वाला मान कहां से लाए। प्लस Qn अपॉन Rn सदिश स्क्वायर और Rn केप। दोस्तों ध्यान देना, मैंने अभी आप लोगों को बता दिया है कि इस पूरे को बोला जाता है के। मैं बता भी देता हूं, चूंकि के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या बनेगा, ई सदिश इक्वल टू, ये तो बन गया के, बन गया के। दोस्तों आप ध्यान देना, मैं इस पूरी समीकरण को सिग्मा के रूप में कैसे लिख सकता हूं। देखो आप सिग्मा आई का मान 1 से लेके कितना जाएगा n तक, क्योंकि n मान है, क्या बनेगा क्यू आई आर आई, यहां पर आएगा आर आई के ऊपर केब। दोस्तों ये बन जाएगी समीकरण नंबर 2। कैसे किया दोस्तों, देखो के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह तो के आ गया, ठीक। अब देखो यहाँ पर देखो, अगर आई की जगह 1 रखूंगा तो यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, पहला वाला मान। फिर 1 का मान, आई का मान 1 से लेके कहाँ तक जाना है, n तक, तो आई की जगह अपन 1 भी रख सकते हैं, 2 रखेंगे तो ये वाला मान आ जाएगा, 3 रखेंगे तो ये वाला मान रखा जाएगा, इसी प्रकार n रखूंगा तो ये वाला मान अपने पास आ जाएगा। तो यहाँ समीकरण नंबर 2, आप लोग इसके नीचे क्या लिखोगे, यहाँ समीकरण नंबर 2 आवेशों के निकाय के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ चुका होगा। दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूं, आप तब तक इस टॉपिक को नहीं कर सकते जब तक आप मेरी वीडियो जिसमें टॉपिक पढ़ा रखा है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना, वो नहीं सीखोगे तब तक। क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, दोस्तों जिसे मैंने बोलता E बराबर KQ अपॉन आर स्क्वायर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ चुका है तो मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग उस टॉपिक को भी ध्यान से देखिएगा। अपने अगले टॉपिक का नाम है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव दोस्तों, ये विद्युत द्विध्रुव जो है इसकी परिभाषा के बारे में अपन बात करेंगे। विद्युत द्विध्रुव होता क्या है इसकी हम बात करेंगे। तो विद्युत द्विध्रुव की अपन बात करने से पहले मैं आपको चित्र के माध्यम से समझा देता हूं क्या होता है। इसके अंदर दो आवेशों को लिया जाता है, एक आवेश ये रहा और एक आवेश ये रहा। आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इस रेखा के द्वारा मैंने दोनों आवेशों को मिला रखा है। इस रेखा के द्वारा मैंने दोनों आवेशों को मिला रखा है। जहां पर बिंदु O है इसका मध्य बिंदु है और दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, 2a। दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, 2a। तो आप लोगों को मैं विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा समझाने से के पहले चित्र को बता रहा हूं। अब विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करने से पहले आप लोग इस चित्र को ध्यान से समझना। हमने इसमें क्या ले रखा है, दो आवेश ले रखे हैं। एक धनात्मक आवेश है और दूसरा ऋणात्मक आवेश है। दोनों के मध्य की दूरी 2a है।
दोस्तों ये दोनों आवेश परिमाण में तो समान है, लेकिन इन दोनों की प्रकृति विपरीत होगी। जैसे मान लो अगर इस आवेश का मान 2 कूलाम है प्लस में, तो इस आवेश का मान भी 2 कूलाम होगा, लेकिन काय में होगा, माइनस में। तो देखो परिमाण का मतलब वैल्यू तो बराबर है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, लेकिन दोनों की प्रकृति क्या है, विपरीत है। मतलब एक प्लस में होगा तो एक काय में होगा, माइनस में। तो यहां से विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या बनती है, सुनना दोस्तों, कि ऐसे दो आवेश जो परिमाण में तो समान हो लेकिन प्रकृति में विपरीत हो। देखो ध्यान से, ऐसे आवेश जो परिमाण में तो समान हो लेकिन प्रकृति में विपरीत हो, एक दूसरे से अल्प दूरी पर होना चाहिए। अल्प दूरी पर होते हैं दोनों। कौन सी दूरी पर होते हैं, अल्प दूरी पर। के आवेशों का ऐसा युग्म बोल सकते हैं, क्योंकि जोड़े के रूप में आवेशों का ऐसा युग्म जिनमें दोनों आवेश परिमाण में समान हो, प्रकृति में विपरीत हो, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है। तो इस व्यवस्था को, इस पूरी व्यवस्था का नाम क्या बन जाता है, विद्युत द्विध्रुव। क्या बन जाता है दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव। तो आप लोगों को मैं परिभाषा लिखा रहा हूं, उसके बाद फिर से चित्र बना दूंगा आप लोगों के लिए। परिभाषा नोट करना दोस्तों, 2 परिमाण में समान, 2 परिमाण में समान व विपरीत प्रकृति के आवेशों का युग्म एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस प्रकार का युग्म विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसकी एक अन्य परिभाषा में और लिखवा देता हूं, आप लोग उसको भी नोट कर लीजिएगा। देखना दोस्तों, इसकी अन्य परिभाषा होगी परिमाण में समान व 2 विपरीत प्रकृति के आवेशों का युग्म परिमाण में समान होना चाहिए, प्रकृति विपरीत होना चाहिए। ऐसे युग्म को, आवेशों का युग्म विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे मैं एग्जांपल भी लिखवा देता हूं आप लोगों को। आप लोगों ने NaCl का नाम सुना होगा। NaCl के ऊपर इसको मैं अलग अलग करूं तो Na के ऊपर तो प्लस का चार्ज होता है, जबकि Cl के ऊपर माइनस का चार्ज होता है। आगे हम बात करेंगे HCl, ये भी एक एग्जांपल है दोस्तों। आप लोगों को आदि विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा समझ में आ चुकी होगी। आप इसके नीचे चाहें तो चित्र बना सकते हो विद्युत द्विध्रुव का। दोस्तों देखना, ये प्लस Q आवेश है, ये माइनस Q आवेश है। दोनों के मध्य की दूरी कितनी है दोस्तों, अल्प दूरी कितनी ले रखी है अपन ने, 2a दोस्तों यहाँ, और ये यहाँ पर O बिंदु इसका मध्य बिंदु कहलाता है। इस पूरे युग्म को विद्युत द्विध्रुव बोला जाता है। दोस्तों बहुत सी किताबों में आप लोगों को प्लस Q और माइनस Q के मध्य की दूरी 2a की जगह a भी मिल सकती है।
जब टू ए की जगह ए मिलेगी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आधी हो जाएगी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आधी हो जाएगी। जब यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी दूरी 2a है तो ये दूरी a कहलाएगी और ये दूरी भी कितनी कहलाएगी a, और a कितना बन जाएगा 2a। बहुत सी जगह यहाँ पर 2a की जगह आपको 2d भी दिखाई देगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक है दोस्तों, अब मैं अगली परिभाषा की बात करता हूं आप लोगों के सामने। अगली परिभाषा का नाम है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या नाम है दोस्तों? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब बहुत सिंपल है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पहले इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को मैं परिभाषित कर देता हूं। इससे पहले मैं चित्र बना देता हूं एक बार। प्लस क्यू आवेश था, माइनस क्यू आवेश था, दोनों के मध्य की दूरी थी 2a। आप लोगों को मैंने बताया था भैया। तो विद्युत द्विध्रुव अलग चीज है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अलग चीज है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या बोलता है, आप लोगों को मैं परिभाषित भी कर सकता हूं और आप लोगों को लिखवा भी देता हूं। P बराबर क्या होता है दोस्तों? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब होता है कि विद्युत द्विध्रुव में से किसी एक आवेश का परिमाण Q, चाहे तो मैं इसको मोड के रूप में भी लिख सकता हूं, चाहे तो Q भी लिख सकता हूं। आप लोग ध्यान देना, मैंने इसके आगे मोड लगा दिया, इसका मतलब आप समझ जाना। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। इसको बहुत सी जगह Q लिखा जाता है, केवल परिमाण ही मान है। क्या कि किसी भी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को, क्या कि किसी भी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों आप इसकी परिभाषा देखना। किसी विद्युत द्विध्रुव में स्थित किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण व दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। इसे P सदिश भी बोल सकते हो आप। इसे P सदिश द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मैं आप लोगों के सामने फिर से चित्र बना देता हूं। ये प्लस क्यू आवेश था, एक माइनस क्यू आवेश है। ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है। ठीक है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2a है। ये इसका मध्य बिंदु है O वाला। तो यहाँ से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या बनेगी? P सदिश इक्वल टू, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि देखो यहाँ पर मैंने बोला Q भी ले सकते हो और मोड के रूप में भी लिख सकते हो। इस मोड का मतलब होता है परिणामी आवेश। ठीक है दोस्तों, इनटू कितना बनेगा? दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है? 2a। बहुत सी जगह आपको P बराबर Q इंटू 2a लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? बहुत सी जगह आपको P बराबर Q इंटू 2a लिखना पड़ेगा, क्योंकि मोड हर जगह नहीं लगाए थे। ये तो सिर्फ आपको परिभाषित करने के लिए समझा दिया कि ये परिणामी मान है। ये लिख रखा ना अपन ने, विद्युत आवेश का परिमाण, ये परिमाण। तो आपको कहीं Q दिख जाए तो आप समझ जाना परिमाण की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा थी। अब हम बात करेंगे इसके मात्रक और विमा के बारे में। तो मैं इसी के नीचे इसका मात्रक और विमा लिखवा देता हूं आप लोगों को।
आप उस चीज़ को भी ध्यान से नोट करते जाना। हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मात्रक की बात करते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, उस मात्रक को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को सूत्र लिखना पड़ेगा। दोस्तों में इसका सूत्र क्या था, P बराबर Q इंटू 2A। देखो मात्रक की बात करेंगे तो इसका मात्रक जो निकलेगा, इसका मात्रक P का मात्रक क्या निकलेगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या निकलेगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या निकलेगा दोस्तों, Q मतलब आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम इनटू, देखो दो एक शुद्ध संख्या है, शुद्ध संख्या का कोई मात्रक विमा नहीं होती है। अब बात करते हैं 2A। 2A क्या है, दूरी है, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसका मात्रक क्या निकल जाएगा, कूलाम इंटू मीटर। दोस्तों आपको ये मात्रक समझ में आ चुका होगा। जैसे आप लोगों को मात्रक समझ में आ जाएगा, अब मैं बात करने वाला हूं इसकी विमा की। हम बात करेंगे विमा की, बात करेंगे तो आप लोगों को विमा भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो हम बात करेंगे विमा की, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा। तो वही विमा निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को सूत्र लिखना पड़ेगा, P बराबर कितना होता है, Q इंटू 2A। आप लोगों को मैं आवेश की विमा कई बार बता चुका हूँ, इसकी विमा होती है A1T1 इंटू, यहाँ पर दूरी है, दूरी की विमा होती है L1। तो इसको विमा क्या बन जाएगी इसकी, देखो ध्यान से, M0, देखो MLT के रूप में लिखा जाता है। M0 है, फिर आप लिखोगे L1, फिर लिखो आप T1, और फिर क्या बनेगा आपके पास A1। तो यहाँ से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा जो निकलेगी वो निकलेगी M0 L1 T1 A1। इस प्रकार से हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मात्रक और विमा के बारे में हमने बात की। दोस्तों इस प्रकार से यह टॉपिक यही समाप्त होता है। इस टॉपिक के न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को एक बार नोट्स में भेज दूंगा। दोस्तों आप लोगों को अगली वीडियो देखने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। जिन बच्चों ने सरफेस केयर इंस्टीट्यूट में आकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, उन बच्चों को आने वाली सारी वीडियो इस ऐप के अंतर्गत बैच में मिल जाएगी। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, उन बच्चों को इस वीडियो के बाद कोई भी वीडियो दिखाई नहीं देगी। तो आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से बनी रहे, चलती रहे, तो आपको जल्द से जल्द सरफेस के इंस्टीट्यूट में आकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर फिर भी आप लोगों को किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करें, बताएं। धन्यवाद। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।